वेलकम चिल्ड्रन। टुडेज वर्कशीट नंबर 40, आज की वर्कशीट नंबर 40 जैव प्रक्रम। आज इस वर्कशीट में हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। श्वसन प्रणाली को हम कितने भागों में विभाजित कर देते हैं बच्चों? दो भागों में। पहला भाग कौन सा है? गुहाओं और नलियों को आपस में जोड़ने की प्रणाली जो फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। फुफ्फुस क्या होते हैं? फेफड़े। तो जो ऐसी प्रणाली जो वायु का फेफड़ों में संचालन करती है या वायु को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? नंबर 1 का नाक, वायु को गर्म और फिल्टर करती है, वायु को छानने का काम करती है नाक हमारी, और गर्म करके अंदर भेजती है। ग्रसनी, ग्रसनी का क्या कार्य है? वायु के लिए मार्ग जो श्वास नली की ओर जाता है। ये वायु के लिए वो मार्ग बनती है जो श्वास नली से आगे जाके जुड़ जाती है। स्वर यंत्र क्या होते हैं? ये हमारी आवाज़ उत्पन्न करने वाले हमारे गले में जो बॉक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स। श्वास नली, श्वास नली क्या होती है? श्वास नली ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। ग्रसनी से वायु पाइप लाइक स्ट्रक्चर में जाती हुई श्वसनी से जुड़ जाती है श्वास नली के द्वारा। यहाँ पर श्वसनी में क्या होते हैं? उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये संरचना प्रदान करते हैं और श्वास नली को खुला रखने में सहायक है। इस तरह श्वास नली हमेशा खुली रहती है। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं। तो श्वास नली की जो इनर लाइनिंग होती है, आंतरिक भित्ति में बहुत महीन महीन बाल होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं, जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचने से पहले फिल्टर करते हैं। वो वायु को छानने का काम करते हैं। उसके बाद वायु हमारे फेफड़ों या फुफ्फुस में पहुंचती है। श्वसनी क्या होती है? ग्रसनी अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जो आपकी श्वास नली है, श्वास नली, यहाँ ग्रसनी नहीं आना चाहिए बच्चों, श्वास नली आना चाहिए। श्वास नली जो है वो श्वसनी और श्वसनी अंत में दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और जिनसे एयर जो है वायु फुफ्फुस में प्रवेश करती है। इसको हम कहते हैं श्वसनी। श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है फेफड़ों में पहुंचने से पहले, जिसको हम श्वसनी कहते हैं। अब आप वह प्रणाली पढ़ेंगे जहां श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। इससे पहले हम क्या देखेंगे? हम हमारा श्वसन तंत्र का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम यहाँ पर देखिए, ये हमारा श्वसन तंत्र है मानव का। इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ये नाक है, नासा द्वार हैं, नासा गुहा कहलाते हैं, और इनके थ्रू वायु हमारे नाक से होती हुई शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद ये कहाँ जाती है? इसके बाद ये पहुँचती है ग्रसनी में। ये हमारा ग्रसनी वाला भाग है। ग्रसनी से होती हुई वायु श्वास नली में पहुँचती है। श्वास नली में क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के वलय पाए जाते हैं जो श्वास नली को हमेशा खुला रखने में सहायता करते हैं। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये दो भाग क्या कहलाते हैं? ये दो भाग श्वसनी कहलाते हैं। श्वसनी आगे जाकर
पतली पतली रचनाओं में बदल जाती है और हर पतली संरचना के मुख पर कौन होता है बच्चों? गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ये गुब्बारे जैसी संरचना, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कोशिकाएं कहते हैं। तो ये कोशिकाओं से हमारे फुफ्फुस जो हैं वो कोशिकाओं से भरे होते हैं। और नीचे ये क्या बना हुआ है बच्चों? इसको हम कहते हैं डायफ्राम। तो ये डायफ्राम है। यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रही हैं? ये पसलियाँ हैं। ये रिब्स या पसलियाँ कहलाती हैं, 12 जोड़े। और इनके अंदर कौन होते हैं? ये फुफ्फुस या फेफड़े। अब हम यहाँ पर वह प्रणाली पढ़ेंगे जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन में तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों? श्वसन श्वसनिकाएं। श्वसन श्वसनिकाएं क्या होती हैं? फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायु मार्ग जो फुफ्फुस की सतहों तक वायु पहुंचाते हैं। पतली पतली जो रचनाएं थी अभी आपको दिखाई थी, वो नलिकाएं या सबसे संकीर्ण मार्ग जो वायु को फुफ्फुस के अंदर सतहों तक पहुंचाता है, उसे हम श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं। कूपिका वाहिनी, छोटी छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस की ओर अंततः कूपिका कोश में पहुंचता है। तो जो पतली पतली छोटी छोटी शाखाओं का जो नेटवर्क है उसको हम कहते हैं कूपिका वाहिनी। कूपिका वाहिनी के मुख पर एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे हम कूपिका कहते हैं। तो फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयाँ जहाँ गैसों का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। अब हम उच्छ्वसन और सांस लेना और सांस छोड़ना इसके बारे में जानेंगे। तो सांस लेने में क्या होता है बच्चों? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन युक्त वायु पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के संकुचन के कारण ये अंदर लेने का कार्य होता है। हमारी पसलियों से जुड़ी मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? संकुचित होती हैं। यहाँ डायफ्राम समतल हो जाता है जिससे वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है। हवा का दबाव कम होने के कारण फेफड़ों से वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। सांस छोड़ने में क्या होता है बच्चों? जब हम सांस बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के शिथिलीकरण के कारण होता है। यहाँ पर क्या हुई थी? सांस लेने में मांसपेशियाँ सिकुड़ गई थी। सांस छोड़ने के दौरान मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। डायफ्राम गुंबद के आकार का होता है, यानी कि ऊपर की ओर गुंबद जैसा आकार बना लेता है। इससे वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है और वायु का दबाव कम हो जाता है और फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। तो वायु का दबाव कैसा होना चाहिए? जब ऊपर की ओर हो जाती है, वक्षीय गुहा कम हो जाती है, का आयतन कम हो जाता है, तो दबाव बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि गैसों का आदान प्रदान फुफ्फुस या फेफड़ों के अंदर कैसे होता है। फुफ्फुस के अंदर कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। विनिमय यानी आदान प्रदान। तो फुफ्फुस के अंदर क्या होती है? कूपिकाएं जो हैं एक सतह उपलब्ध कराती हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ये केशिकाएं, पतली पतली रुधिर वाहिकाओं को क्या कहते हैं बच्चों? केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कोशिकाओं में छोड़ देती है। तो केशिकाएं कहाँ से लाती हैं? शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर है उसको कोशिकाओं में छोड़ देती हैं। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से
ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और कूपिकाओं से ऑक्सीजन कौन लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को छोड़ने के बाद कूपिका में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाती है और ऑक्सीजन लेकर ये रुधिर जो है सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्यक्रम करता है। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। तो जिन जीवों के शरीर बड़े होते हैं उसकी सभी कोशिकाओं में विसरण द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य अपर्याप्त, वो असंभव होता है, नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है? उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन, तो क्या होता है इन जीव जंतुओं में जिनका आकार, शरीर का आकार बड़ा होता है, उन जीव जंतुओं में फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी रह गई है। मानव में श्वसन वर्णक का क्या नाम है? मानव में श्वसन वर्णक को हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ बनाता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेट युक्त रक्त जो है सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित रहता है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है उपास्थि वलय का कार्य होता है। तो बच्चों उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है? कहाँ पाए जाते हैं ये उपास्थि वलय? उपास्थि वलय श्वसनिका के श्वास नली में उपास्थि के जो वलय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम उपास्थि वलय कहते हैं। और इनका कार्य क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि वायु का मार्ग निपतित ना हो या वायु का मार्ग अवरोधित ना हो। तो वायु का मार्ग निपतित ना हो, यह सुनिश्चित करना उपास्थि के वलय का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बड़े बहुकोशीय जीवों जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है बच्चों? बड़े बहुकोशीय जीवों में श्वसन वर्णक, मनुष्य में श्वसन वर्णक जिसका नाम हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके या ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है या रुधिर है, ये सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ये हीमोग्लोबिन नामक वर्णक कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक हमारी लाल रुधिर कोशिकाओं में या कणिकाओं में उपस्थित होता है। सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाइए। तो सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम का क्या कार्य होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? डायफ्राम समतल हो जाता है। समतल होने से क्या हो जाता है? डायफ्राम के समतल होने से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ने से अंदर का दबाव कम हो जाता है और फेफड़े के अंदर वायु चली जाती है। सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाता है, यानी अंदर की ओर धंस जाता है और गुंबद का शेप बना लेता है, जिससे क्या होता है? वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है और वक्षीय गुहा का आयतन कम होने से हवा पर दबाव बढ़ जाता है और बढ़ने के कारण वायु जो है फेफड़ों से होती हुई बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।